तो देखना। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अटेंडेंस आपके लेक्चर के आखिर में कर लेंगे, लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम इस एग्जाम्पल तक हम चैप्टर 2 जो है कवर कर चुके थे। इधर तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, ये स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दी थी आपके चैनल पे। अच्छा, ये स्लाइड्स अभी अपलोड नहीं है। हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर से अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, वो कर सकता। लास्ट टाइम हम माइक्रो कंट्रोलर की बेसिक इंस्ट्रक्शंस, मूव एफएफ तक कवर कर चुके थे। पिक का स्टेटस रजिस्टर भी हमने देख लिया और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने कर ली थी। तो आज का लेक्चर हम इस स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। टेबल 2.4 है आपकी बुक का, जिसके अंदर ये बता रहा है कि आपके ये जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं जो इसने सबसे पहले कॉलम में दी हुई हैं, तो इनमें से कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन कौन से फ्लैग को अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, ये जो आपकी पहली इंस्ट्रक्शन है माइक्रो कंट्रोलर की ऐड LW, ये कहता है कि ये इन पांचों फ्लैग्स को अफेक्ट कर सकती है, यानी चेंज कर सकती है ये। और इसी तरह ये जो आपकी पहली तीन इंस्ट्रक्शन है एडिशन की, ये आपके पांचों फ्लैग्स को चेंज कर सकती है। लेकिन अगली जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल इधर तक, तो ये कुछ कुछ फ्लैग्स हैं जिनको अफेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल एंड की जो इंस्ट्रक्शन है, ये सिर्फ जीरो और नेगेटिव फ्लैग को अफेक्ट कर सकती है। इसी तरह जो क्लियर की इंस्ट्रक्शन है, ये सिर्फ जीरो फ्लैग को अफेक्ट करेगी और किसी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करेगी। इसी तरह आप नीचे आगे चलते जाए तो ये टेबल आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि कौन सा जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो कितने फ्लैग्स को अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें आप देखेंगे जो इंस्ट्रक्शंस आपके सारे फ्लैग को अफेक्ट कर रही है ना, वो ये दो ही ग्रुप्स हैं। एक जो एडिशन का ये वाला ग्रुप है, ये सारे। दूसरा ये सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है। सब्ट्रैक्शन की हमारे पास ये चार इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती हैं, जिन हर एक इंस्ट्रक्शन का डिफरेंट फंक्शन है, जो इंशाल्लाह हम चैप्टर 5 के अंदर देखेंगे। तो
मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है ना? कोई बंदा यस सर बोल दिया करे मुझे अपने नेटवर्क का। जी सर आ रही है। यस। अच्छा आगे चलते हैं। आगे ये टेबल 2.5 है, इनफैक्ट जो आपका चैप्टर 3 आगे आ रहा है वो पूरा इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड है। इनको कहते हैं हम कंट्रोल या ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो पूरा ग्रुप है इसमें आप इंस्ट्रक्शन का नाम और इंस्ट्रक्शन का फंक्शन देख सकते हैं। तो आपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी किसी दूसरी लोकेशन पे किसी दूसरे एड्रेस के ऊपर ब्रांच करना है तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को यूज करेंगे। और ये ब्रांच करते हुए किस बेस पे डिसीजन लेगा? ये आपके जो पांचों फ्लैग्स हैं, बल्कि इसके अंदर हमारे पास कितने फ्लैग्स यूज हो रहे हैं? 4 फ्लैग्स। कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, नेगेटिव फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। इनके स्टेटस को चेक करके आपके प्रोग्राम के अंदर ये ब्रांचिंग करेगा। तो ये ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और डाटा शीट के अंदर ये पूरा सेक्शन आपको मिलेगा कंट्रोल सेक्शंस के अंदर। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो पहले जी सर। इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन कहते हैं ब्रांच इफ कैरी इज इक्वल टू 1। दूसरी इंस्ट्रक्शन है ब्रांच इफ नॉट कैरी, यानी ब्रांच इफ कैरी इज इक्वल टू कैरी इज नॉट इक्वल टू 1। ये बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लें। ये पूरा टेबल इसी तरह गलत बना हुआ है। ये या तो इस तरह आएगा ब्रांच इफ नॉट कैरी, यानी ब्रांच इफ कैरी इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ब्रांच इफ कैरी इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये इसकी करेक्ट फंक्शन है जो इधर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आपने जीरो फ्लैग को देखते हुए ब्रांचिंग करनी है तो ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं, ब्रांच इफ जीरो, ब्रांच इफ नॉट जीरो। नेगेटिव फ्लैग को देख के ब्रांचिंग करनी है तो ये दो इंस्ट्रक्शन है। अच्छा ये इंस्ट्रक्शन भी बुक के अंदर गलत लिखी हुई है, बी एन सी नहीं है, ये बी एन एन है। इसको भी आप बुक के अंदर रीडिंग करते हुए ये करेक्शन कर लें। और आखिरी इंस्ट्रक्शन है जो ओवरफ्लो फ्लैग के ऊपर ब्रांचिंग करेंगी। तो ये पूरा ग्रुप अगर मैं आपको डाटा शीट के अंदर दिखाऊं, अच्छा ये हमारे पास कंट्रोल ऑपरेशंस का पूरा ग्रुप है जिसके अंदर ऊपर आपको नजर आएगा ये ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद चैप्टर 3 के अंदर हमने ये कॉल की इंस्ट्रक्शन भी देखनी है और रिटर्न की इंस्ट्रक्शंस, और ये सारी एक एक करके हम आगे देखते जाएंगे। ये आपके चैप्टर का दूसरा सेक्शन आने लगा जिसके अंदर ये पिक की डाटा टाइप्स, फॉर्मेट और डायरेक्टिव्स को डिस्कस करेगा। आपको पता है हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि आप इसमें कौन कौन सी डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। जो इस प्रोग्रामर को आपने नंबर्स, वेरिएबल्स को नंबर्स असाइन करने हो, नंबर्स का फॉर्मेट क्या होगा? हमारे पास डिफरेंट नंबर के फॉर्मेट चल रहे होंगे, कभी डेसिमल, कभी बाइनरी, कभी हेक्साडेसिमल। तो किस फॉर्मेट में आपने नंबर को वैल्यू असाइन करनी है। और तीसरी हम देखेंगे डायरेक्टिव्स। तो पिक की जो डाटा टाइप्स हैं, पहले डाटा फॉर्मेट के ऊपर आते हैं और यही इनफैक्ट डाटा टाइप्स हैं। अच्छा इसमें अगर आप इसको कंपेयर करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, किसी स्टूडेंट को सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक डाटा टाइप्स पता है क्या होती थी? सर यही इंटीजर, स्ट्रिंग और करेक्टर। इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग डबल। जिसको डबल, ये सारी सी सी प्लस प्लस की डाटा टाइप्स हैं। तो इधर नोट करने वाला पॉइंट ये कि असेंबली में ऐसी कोई डाटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती जैसे आप सी में करते थे ना। आपने कोई 16 बिट वेरिएबल लेना है, आप इंट ले लेते हैं। 32 बिट के लिए लॉन्ग इंट ले लेते हैं। अनसाइंड इंट के लिए आप अनसाइंड इंट लिख लेते हैं। 8 बिट डाटा टाइप के लिए आप सी में करेक्टर डाटा टाइप यूज करते हैं। और फ्लोट 32 बिट है, डबल 64 बिट है जो कि फ्लोटिंग या साइंटिफिक नोटेशन भी सपोर्ट करती है। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऐसी कोई डाटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अंदर जो है आप सिंपल नंबर्स को डील करेंगे, बस ये आपके पास चॉइस है नंबर हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में, या आपका जो है सिंपल डेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है।
और नंबर आप कितने बिट का दे सकते हैं ये डिपेंड करता है आर्किटेक्चर कितने बिट का है। जिस माइक्रो कंट्रोलर पे हम काम कर रहे हैं पिक 18, ये क्योंकि इसमें जितने भी रजिस्टर्स हैं वो 8 बिट वाइड हैं, इस वजह से आप इन सबको सिर्फ 8 बिट ही नंबर दे सकते हैं। तो अगर आपने इनमें हेक्साडेसिमल नंबर जो है कंपाइलर के अंदर किसी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर या किसी वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन करनी है, तो ये इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। 99 स्मॉल एच, कैपिटल एच, 0x45, ये सी का नोटेशन है जो इसके अंदर भी वैलिड है, और यही आपके लिए वैसे रिकमेंडेड है हेक्साडेसिमल के लिए। और ये जो फॉर्मेट लिखा था ये नए कंपाइलर के अंदर अब ऑब्सोलीट हो गया। अगर आप सिंपल नंबर लिख दें तो नया जो कंपाइलर है वो इसको एज ए डेसिमल नंबर लेगा, हेक्साडेसिमल नहीं लेगा, तो इसको इधर से निकाल दें। और ये भी एक फॉर्मेट है एच कोड्स के अंदर 46 देने के लिए। अच्छा, आगे ये कहते हैं ये आपके इनवैलिड फॉर्मेट्स हैं। अगर आपका जो नंबर आप हेक्साडेसिमल दे रहे हैं उसका पहला जो करेक्टर है वो A to F है, यानी कि अल्फाबेट करेक्टर है, तो ये कहते हैं इससे पहले 0 डालना जरूरी है। इसकी करेक्शन इसने आगे बताई है। ये कहता है कि ये जो नंबर आप हेक्साडेसिमल E5 देना चाह रहे हैं ये इनकरेक्ट फॉर्मेट है, इससे पहले एक 0 डाल दें तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये कंपाइलर की कुछ लिमिटेशन है, ये हमें फॉलो इस तरह करना पड़ता है। लेकिन अगर ये पॉइंट भी नोट कर लें कि कंपाइलर जो है ना हर साल जो है उनकी ये छोटी मोटी चेंजेस आती रहती हैं। जैसे अभी आपने भी ऑब्जर्व किया कि नए वर्जन में आपका कोड कंपाइल नहीं हो रहा था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज हो चुकी है, तो ये हमें फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना पड़ता है इन चीज़ों को देखने के लिए। इसी तरह बाकी जो आपके पास नंबर सिस्टम्स हैं उनके ऊपर आते हैं। कहते हैं अगर आपने बाइनरी वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल को तो आप इस तरीके से ये फॉर्मेट या नोटेशन यूज करेंगे। डेसिमल के लिए आप ये नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, ये भी। और सिंपल अगर आप नंबर लिख दें फॉर एग्जांपल ये, तो ये भी डेसिमल फॉर्मेट लेगा कंपाइलर इसको। और सी में जिस तरह आपके पास करेक्टर डाटा टाइप होती है जिसके अंदर आप किसी भी अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर का ASCII कोड डालते हैं, तो ASCII कोड के लिए हमारे पास इधर ये फॉर्मेट है। कैपिटल A या स्मॉल a लिखने के बाद आप आगे अब अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर डाल दें कोड्स के अंदर, तो इसका जो ASCII कोड है वो वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। सर इसमें जो स्मॉल ए है वो नंबर्स के साथ आता है, कैपिटल करेक्टर्स के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप दोनों के साथ स्मॉल ए कैपिटल ए बता रहा दोनों यूज हो सकते हैं, यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। या इस तरह भी लिख सकते हैं। मजीद आगे चलते हैं। आगे हम कंपाइलर के दूसरे ग्रुप ऑफ ये नोटेशन के ऊपर आने लगे जिसको कहते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स। तो डायरेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या होती है? डायरेक्टिव जो है आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज करते रहे हैं। किसी को सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस का कोई डायरेक्टिव याद है? हैश डिफाइन, ये डायरेक्टिव आपको याद होगा, हैश डिफाइन। क्यों जैन, किसी ने कभी डायरेक्टिव यूज किया सी प्लस प्लस में? यस सर। ये किस लिए यूज करते थे हम? या किसी भी नंबर या को रीनेम करने के लिए उसे एक नया नाम असाइन कर देते हैं। किसी वेरिएबल को भी नाम रीनेम कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो डायरेक्टिव की एक आप कह लें रफ सी डेफिनेशन ये है कि ये कोड का वो पार्ट होता है जो कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसने एग्जीक्यूट नहीं होना, लेकिन ये कंपाइलर को बस डायरेक्शन देता है कि कोड को इस तरीके से आप कंपाइल कर लें।
तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो डायरेक्टिव्स अवेलेबल हैं ई क्यू यू और सेट, ये बिल्कुल एक जैसे डायरेक्टिव्स हैं। ये किसी भी नंबर को रीनेम करने के लिए यूज होते हैं इस तरीके से। आपने फॉर एग्जांपल किसी जगह बार बार ये वाला एड्रेस यूज करना है, तो आप इसको नेम दे दें मेमोरी एड्रेस 123 इस तरह करके, जो भी नाम रखना चाह रहे हैं। तो ये आपके कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। और इसी तरह हमारे पास सेट की इंस्ट्रक्शन है, कहते हैं इट हैज द सेम फंक्शन एज ई क्यू यू, इट कैन बी रीअसाइंड लेटर। ये आगे एग्जाम्पल के अंदर इसने ये डायरेक्टिव्स यूज किए हैं। ई क्यू यू का जो डायरेक्टिव है वो बार बार यूज किया कोड के अंदर। तो ये देखें कि ये डाटा 1 ये नंबर्स को नाम देता जा रहा है, जो आपके नंबर्स हैं इसका नाम रखता जा रहा है डाटा 1 2 3। अब कोड के अंदर आपने जहां भी ये नंबर यूज कर रहे हैं उसकी जगह आप ये उसका लेबल यूज करेंगे। इसी तरह डाटा 6 7 के अंदर इसने ये बाइनरी डाटा स्टोर करवा दिया, डाटा 8 9 के अंदर 28। तो ये जो इसने असाइनमेंट किया है तो इसमें नोट करेंगे ना कोई इंस्ट्रक्शन है, ना ये माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी के अंदर कोई स्पेस लेगा। इसका काम बस ये है कि कंपाइलर को जहां जहां 28 नजर आएगा, जहां जहां उसको डाटा 8 नजर आएगा, वो इसको इस नंबर से रिप्लेस करता जाएगा। इसका बस ये फंक्शन, ना ये मेमोरी में कोई स्पेस लेगा, ना ये कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो भी आपने सवाल किया था कैपिटल ए स्मॉल वाले वाला, दोनों की एग्जांपल्स भी इधर आ गई। अच्छा, ये फॉर्मेट भी मुझे पसंद आया, ये इसने दिया नहीं है। अगर आप सिंपल कोड्स के अंदर डाल दें अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर, तब भी ये उसका आस्की कोड खुद ही रीड कर लेगा। ये कैपिटल स्मॉल लिखने की आपको जरूरत ही नहीं। ये सी की स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये जो आपको आखिरी वाला नजर आ रहा है ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये स्टैंडर्ड नोटेशन यूज होती है। आगे चलें, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, फिर आपने नहीं बोला। यस सर। ये हमारे पास अगली एग्जांपल आ रही है, एग्जांपल्स यूजिंग ई क्यू यू। ये जो डायरेक्टिव हमने पढ़ा है अभी ई क्यू यू, इसको यूज करेंगे। इसके अंदर ये एस एफ आर को रीनेम करने जा रहा है, साइनिंग एस एफ आर एड्रेसेस। तो सबसे पहले इसने एक काउंटर लेबल यूज किया और इसको ये वाली वैल्यू जो है असाइन कर दी है। लेबल 0 को इसने लेबल कर दिया एज ए काउंटर, और पोर्ट बी को उसने लेबल कर दिया विद दिस एड्रेस। तो अगर आप एस एफ आर के टेबल के अंदर पोर्ट बी का एक्चुअल एड्रेस है भी ये हमें काम करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ये इसने खुद ही बैकग्राउंड में किया होता है। वो जब हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं ना, उसके अंदर ये वाला काम पहले ही हुआ हुआ। लेकिन ये एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि आप इस तरह पोर्ट बी को, अगर आपने बार बार ये वाला एड्रेस यूज करना जो कि पोर्ट बी का एक्चुअल एड्रेस है, तो आप ई क्यू यूज करके इसका नाम पोर्ट बी रख सकते हैं। फिर अगली एग्जांपल आ रही है, इसमें इसने काउंटर की जो वैल्यू है वो डब्ल्यू के अंदर मूव कर दी है, उसको इसने पोर्ट बी पे मूव किया, उसके बाद पोर्ट बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जा रहा है। तो ये एक सैंपल कोड है जिसके अंदर इसने ये 2 डायरेक्टिव यूज किए। तो इसके अंदर अगर आप नोट करें, आपका जो कोड एक्चुअल वो इस इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होता है। ये सिर्फ डायरेक्टिव्स हैं, ये प्रोग्राम मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेंगी। ये 2 लाइन प्रोग्राम मेमोरी में आपका कोड यहां से स्टार्ट होगा। आगे हम असेंबलर के कुछ मजीद डायरेक्टिव्स देखते हैं। एक डायरेक्टिव है हमारे पास ORG, ये आप अपने लैब के अंदर यूज भी कर चुके हैं। ORG का क्या फंक्शन है वो अगर इसने मेंशन किया हुआ, इट सेट्स द बिगिनिंग एड्रेस ऑफ द कोड और डाटा। और इसके साथ ये दोनों डायरेक्टिव इकट्ठे यूज होते हैं, ORG एंड इंडिकेट्स एंड ऑफ द सोर्स फाइल।
इसके अलावा ये डायरेक्टिव भी आपने यूज किया था हैश इंक्लूड, इट इज यूज टू इंक्लूड द लाइब्रेरीज। इसके बाद कॉन्फिग डायरेक्टिव आता है, ये हम इंशाल्लाह चैप्टर 6 में यूज करेंगे। अगले हम ये एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर ये आपको किसी भी असेंबली लैंग्वेज की जो एक इंस्ट्रक्शन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताने लगा। तो आप जो सिंगल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ये पहली लाइन के अंदर उसने उसका फॉर्मेट दिया है। सबसे पहले आप लेबल डालेंगे इंस्ट्रक्शन का, अगर जरूरी हो, दिस इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, ये दो चीजें जरूरी हैं सेंटर वाले। तो ये जो इंस्ट्रक्शन का नाम होता है, फॉर एग्जांपल मूव LW, इसका इसने क्या नाम दिया, ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है, इसमें M साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे निमोनिक। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन का नाम है इसको ये कहता है निमोनिक, और ये जो आप इंस्ट्रक्शन का जो दूसरा पार्ट है इसको कहेगा ऑपरेंड। तो ये मूव LW इज एक्चुअली निमोनिक, 25H इज ऑपरेंड। इसी तरह add LW इज निमोनिक एंड दिस नंबर इज ऑपरेंड। गो टू भी एक इंस्ट्रक्शन है और ये इसका ऑपरेंड है। तो ये आपके पास किसी भी असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर या फॉर्मेट है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, ये इसने फ्लो चार्ट दिया जिसमें बताता है कि जब आप कोड लिखते हैं और वहां से लेके आपका प्रोग्राम जो पिक की रोम तक जाता है तो उसके क्या इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। ये कहता है जब आप एडिटर के अंदर अपनी कोड फाइल को सेव कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका प्रोग्राम असेंबलर है, ठीक है, वो इसको इस फाइल में कन्वर्ट करता है .o एक्सटेंशन के साथ। ये आपका कोड इसने .o के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, फिर जो आप लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं वो लिंकर प्रोग्राम जो है वो इसको लिंक करेगा। और आखिर के अंदर हम ये वाली फाइल जनरेट करते हैं .hex फाइल। ये शायद आपकी अभी लैब आगे आ जाएगी जिसमें आप हेक्स फाइल को प्रोटियस के अंदर पिक18 के अंदर लोड करेंगे। ये लैब आप कर चुके हैं वैसे अभी तक? नो सर। हाँ, तो अभी तक तो आप सिर्फ असेंबली फाइल को कंपाइल करके उसे एग्जीक्यूट करके डिबगर के अंदर देख लेते हैं ना। आगे आप ये हेक्स फाइल यूज करेंगे, ये एक्चुअल फाइल है जो इस मेमोरी में जाती है पिक की, दैट इज द .hex फाइल। ये फाइलें हम यूज नहीं करेंगे, बाकी ये जनरेट होंगी लेकिन आप यूज नहीं करेंगे, आपने सिर्फ .hex फाइल यूज करनी। और ये तो खैर आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं ना, जब आपने प्रोग्राम एक्चुअल भी बंद करना होता है यूजिंग द PickKit3 डिबगर। ये जब इंशाल्लाह आप इधर लैब के अंदर आ जाएंगे तो ये आपकी एक लैब होगी जिसके अंदर आप प्रोग्राम अपना हेक्स फाइल डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए भी आप हेक्स फाइल जो है वो PickKit3 के थ्रू अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डाउनलोड करेंगे। और इसी को ये एग्जीक्यूटेबल फाइल कहता है। ये जो आपको स्लाइड का टाइटल नजर आ रहा है ना, एग्जीक्यूटेबल, विंडोज के अंदर हमारे पास .exe फाइल होती है, और ये जो आपका लिनक्स है इसकी एक्सटेंशन कोई और होती है, लेकिन हमारे पास जो पिक के अंदर है .ahex विल बी द एक्चुअली प्रोग्राम फाइल। आगे हम आते हैं प्रोग्राम काउंटर एंड प्रोग्राम स्पेस के अंदर। प्रोग्राम काउंटर की डेफिनेशन हमने बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के अंदर भी देखी थी। प्रोग्राम काउंटर का क्या फंक्शन है वो इसने इधर दोबारा रिपीट कर दी है। कहता है इट इज यूज्ड बाय द CPU to point to the addresses of the next instruction to be executed
It is incremented automatically and the width defines the addressable program memory space. इसकी width जो है ये बड़ी important चीज है. What is the width of the program counter? तो PIC 18 का जो आर्किटेक्चर है इसमें प्रोग्राम काउंटर की width है 21 बिट. 21 बिट का क्या होगा, इसमें टोटल प्रोग्राम मेमोरी कितनी स्पेस हो सकती है 2⁻21, that is equal to 2 मेगाबाइट्स. तो ये मैक्सिमम मेमोरी इसके साथ इंटरफेस हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी मेमोरी वाला कंट्रोलर मिलता नहीं है. ये ज़्यादा तक चले जाती है 64/128 किलोबाइट्स तक. 256 किलोबाइट्स वाले भी खैर अवेलेबल है, तो उधर तक आपका काम हो जाता है. लेकिन इधर एक प्रॉब्लम हमें क्या आता है कि हमारा पूरा आर्किटेक्चर है 8 बिट PIC 18 का, जबकि प्रोग्राम काउंटर है 21 बिट का. तो जब आपने इस प्रोग्राम काउंटर को प्रोग्राम में किसी इसको रीड करने की अव्वल तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर अब आपने असेंबली के अंदर इसको आप देखना चाह रहे हैं आपके प्रोग्राम काउंटर की क्या वैल्यू है, तो ये SFR के अंदर आपको 3 रजिस्टर मिलेंगे, PCU, PCH, PCL. तो 21 बिट को स्टोर कराने के लिए हमने 3 रजिस्टर यूज किए हैं. 3 8 बिट के रजिस्टर हैं वो इस वैल्यू को स्टोर करेंगे. तो ये आपको इधर रीजनिंग नॉन होनी चाहिए कि प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का और इसको स्टोर करने के लिए हमें 3 रजिस्टर क्यों चाहिए होते हैं. एनी क्वेश्चंस? सर जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसमें सर जो लेबल होता है वो जब डीबगिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कभी कभार एरर लिखा आता है कि कॉलम्स में जो है मतलब कि कॉलम पहले कॉलम में लेबल होना ज़रूरी है, फिर अगले कॉलम में जो है कोई आ सकती है इंस्ट्रक्शन. तो सर ये जो होता है कोड लिखने का तरीका जो फॉर्मेट है सर, ये फॉलो करना पड़ता है कि जब भी हम कोई कोड राइट कर रहे हैं, जिस तरह इसमें भी जो आपने एग्जांपल शो की थी उसमें. जी सर, इसमें जिस तरह एग्जांपल में ये सर लेबल जो है वो पहले कॉलम में आ रहा है, फिर जो इंस्ट्रक्शन अगर कोई है वो अगले कॉलम में आ रही है, तो सर ये इसी तरह मतलब हमारी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी. हाँ, यही इंस्ट्रक्शन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है असेंबली में. ये देखें, इसने जो पहला कॉलम बनाया ना ये वाला, इसमें सिर्फ लेबल्स आ रहे हैं. ये लेबल्स हो गए. एक मिनट में स्लाइड क्लियर कर दूं. ये हमारा पहला कॉलम है जो कि है लेबल्स. ये दूसरा कॉलम है जो आपके निमोनिक्स हैं, इंस्ट्रक्शन का नाम है. ये तीसरा कॉलम है जो कि है आपके ऑपरेंड्स. ये चौथा कॉलम है जिसमें आ गया आपके कमेंट्स. तो ये फॉर्मेट फॉलो करने से फायदा ये होगा कोड की रीडेबिलिटी आपकी बेहतर रहेगी. और अगर वो एरर दे रहा है तो पता नहीं अब उसने इसी रीजन से एरर दिया है या किसी और वजह से, लेकिन बेहतर यही है कि आप यही फॉर्मेट फॉलो करें, कॉलम्स को आगे पीछे ना करें. जैसे इस तरह मत करें कि इधर आपने सम लिख दिया उसके बाद org आप 0h इधर डाल दें, मूव LW इधर से स्टार्ट कर. इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें. ठीक है. ओके सर. और ये हमारे हमने प्रोग्राम काउंटर इधर इंट्रोड्यूस कर दिया. तो आप देखें चैप्टर 2 के अंदर जो है ना बेसिकली कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करने पे ज्यादा जोर है आर्किटेक्चर के, और इनको समझना जरूरी है क्योंकि अगले सारे चैप्टर्स के अंदर ये बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार यूज होने हैं. तो ये जो है ना ये प्रोग्राम काउंटर इट इज इनफैक्ट ए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर मैं आपको आर्किटेक्चर के ऊपर दोबारा ले लूं, इसके अंदर हमें ये आर्किटेक्चर की डायग्राम है, आपको नजर आ रही है. ये मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा प्रोग्राम काउंटर है 21 बिट का. तो ये जो 21 बिट है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये इनफैक्ट ये प्रोग्राम मेमोरी की एड्रेस लाइन है. ये आपको मल्टीप्लेक्सर नजर आ रहा है. प्रोग्राम काउंटर इनफैक्ट इट इज एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी.
दिस इज प्रोग्राम मेमोरी। और अगर ये एड्रेस आप किसी पॉइंटर के थ्रू खुद देना चाह रहे हैं डाटा रैम से, तो ये वाला पाथ यूज होगा। ये मल्टीप्लेक्सर ऑप्शन देता है कि प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस आ रहा है या फिर टेबल पॉइंटर से। ये चीज हमने चैप्टर 6 में यूज करनी है, टेबल पॉइंटर। और इधर ये दो पैरामीटर नोट करने वाले हैं। जो आपकी प्रोग्राम मेमोरी है इसमें से इंस्ट्रक्शन बाहर आनी है। इंस्ट्रक्शन है 16 बिट वाइड और इसका जो एड्रेस है दैट इज 21 बिट। ठीक हो गया? सर हाँ जी। सर इसी में जो ये 16 बिट इंस्ट्रक्शन जो सर ये प्रोग्राम मेमोरी से बाहर आ रही है सर, फिर इधर आगे जो टेबल लैच को जा रही है वो 8 लिखी हुई है सर। ये इधर जो सर आप पहले बता रहे थे ना, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है। अच्छा स्प्लिट हो गई, ठीक। आपने देखे ना इंस्ट्रक्शन के अंदर एक निमोनिक है, एक ऑपरेंड है। जी ठीक है, सर। जो निमोनिक है, निमोनिक का क्या काम है, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर को जाएगा कि आपने इस पूरे आर्किटेक्चर को कैसे कंट्रोल करना है। ये सिर्फ निमोनिक का काम है। निमोनिक इज 8 बिट, लेकिन जो बाकी 8 बिट है वो आपका बाकी जगहों पे जाएगा। तो ये इधर से आर्किटेक्चर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इसको बस इसी तरह देखें जिस तरह ये दिखाना चाह रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये हम एक अलहदा कोर्स इधर पढ़ाते हैं, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, जिसके अंदर आप ये सारा खुद बनाते हैं लॉजिक के अंदर। ये अभी आपकी डिग्री 39 ने मेरे से कोर्स पढ़ा है, जिसके अंदर उनकी आखिरी लैब ये होती है कि ये पूरे माइक्रो कंट्रोलर को खुद डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए एक अलहदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वेरीलॉग, जिसके अंदर आप लॉजिक डिज़ाइन करते हैं। वेरीलॉग इज इनफैक्ट लैंग्वेज ऑफ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, सर्किट बनाने की लैंग्वेज है। तो उसमें ये सारी बिल्कुल चीज़ खुल के सामने आ जाती है। प्रोग्राम मेमोरी, डाटा मेमोरी, रजिस्टर्स, रजिस्टर फाइल आप उसमें खुद डिज़ाइन करते हैं, ये वाली ALU वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, तो मेरा ख्याल आज का लेक्चर इतना ख़त्म करते हैं। अभी आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं, 5 मिनट रह गए। कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे प्रोग्राम स्पेस से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कल का लेक्चर हम इधर से शुरू करेंगे। उज़ैर अहमद, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट। इब्तिसाम अहमद, आयशा बाबा, प्रेजेंट। अब्दुल्ला नज़ीर, मलिक सलमान, फैसल अरशद, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला, सैयद सलमान, राहील फयाज, प्रेजेंट सर। हमजा तनवीर, प्रेजेंट सर। इरफा फसी, प्रेजेंट। मदीहा उमैर, राना Present. हसन, प्रेजेंट सर। हाफिज मोहम्मद मुसब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अवैस मलिक, मोहम्मद उमर वकास। प्रेजेंट। अच्छा, इधर मैंने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी थी। मुझे पता लगा इस वक्त आपका क्विज लेना अलाउड नहीं है DL मॉड में ना। तो आपका जो क्विज अभी मैंने लिया उसको मैं असाइनमेंट कंसिडर करूंगा, और अगर किसी ने नहीं दिया तो वो अभी भी मुझे पोस्ट कर सकता है। इसको हम असाइनमेंट कंसिडर करेंगे।
गुलाम नबी, प्रेजेंट सर। रिजवान कदीर, प्रेजेंट सर। हमजा अतीक, इधर हमारे पास एक ऑप्शन होती थी म्यूट। हमजा अतीक, मोहम्मद उमर सिद्दीक, हसन रजा, दैन रेहान, हिना अरशद, सर जैन खान प्रेजेंट। मोहम्मद शायान, Present, sir. Hina Arshad, present. मोहम्मद Present. राफे, Shayan present, sir. मोहम्मद राफे, मशहूद अहमद, मोहम्मद फैजान, प्रेजेंट। हसनैन अनवर, फहद आरिफ, मुशर्रफ रियाज, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट उसामा कलीम, प्रेजेंट सर। अली जाज, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, प्रेजेंट सर मार अहमद, प्रेजेंट सर। एहसन इकबाल, हसन काशिफ, गुलशेर खान, सर ऐसा इकबाल। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। मुस्तफ महमूद, प्रेजेंट। लियाकत नसीम, सर गुलशेर। मुतमिम, मुस्तफ महमूद प्रेजेंट। ये सर गुलशेर। सर गुलशेर प्रेजेंट। जीशान अली, प्रेजेंट सर। मरियम मुमताज, Present. Wait. कुर्रतुल ऐन, हसन प्रेजेंट सर। सर मशहूद लियाकत खान भी नसीम प्रेजेंट प्रेजेंट है। 42। सर ओके, गुलशेर खान। 28 मशहूद खान। सर फहद आरिफ प्रेजेंट लगा दें 31 पे। 31, सर 28 हसन मशहूद अहमद, 39 सर। गुलशेर खान, 38 सर। हसन काशिफ, सर 30। हैं हसनैन अनवर, सर मोहम्मद राफे प्रेजेंट है। नेट इशू मोहम्मद है सर। राफे, चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।